अपने घर से लेकर देश की तरक्की में महिलाओं ने हर तरह से अपना योगदान दिया है। इन सब चुनौतियों के बावजूद भी वह इसका डटकर सामना करती है और सफलता की बुलंदियों को छूती है। इन्हीं सब चुनौतियों से उभर कर राजनीति में अपनी पहचान बनाने वाली महिलाओं पर आधारित है हमारा कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं शाइना एनसी और आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, जो महाराष्ट्र के डिंडोरी से लोकसभा सांसद है। चर्चा शुरू करने से पहले दर्शकों को उनकी जीवन की अब तक की सफर की एक झलक दिखाते हैं। महाराष्ट्र के नासिक जिले के एक छोटे से गांव नरुल कलवा में श्री किसान राव और श्रीमती के शांताबाई के घर 13 सितंबर 1978 को भारती प्रवीण पवार का जन्म हुआ। भारती प्रवीण पवार ने अपनी MBBS की पढ़ाई NDMVP मेडिकल कॉलेज नासिक से पूरी की। आगे चलकर इनकी शादी अर्जुन प्रवीण पवार से 26 अप्रैल 2002 को हुई। डॉक्टर भारती प्रवीण पवार 2012 से 2019 तक जिला परिषद की सदस्य रहीं। 2019 लोकसभा चुनाव में डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने महाराष्ट्र की डिंडोरी सीट से जीत हासिल की। आइए उनसे सुनते हैं उनकी जीवन की कहानी, उनकी जुबानी। नमस्ते भारती जी। नमस्ते शाइना जी। सबसे पहले ये सफ़र डॉक्टर से सांसद, राजनीति और डॉक्टर में क्या ताल्लुक है? नहीं, शायद ये सवाल मुझे हमेशा पूछते हैं कि डॉक्टर से सांसद तक कैसे पहुंच गए। इसमें थोड़ा मुझे मेरी हिस्ट्री की, मेरे ससुर जी थे जो काफ़ी साल वो एक विधायक के रूप से काम करते रहे जी। वो 8 बार लगातार मंत्री भी थे जी, और वो ट्राइबल मिनिस्टर भी थे। और एक नाता उन्होंने जो हमारे कंस्टिट्यूएंसी में किया है, कलवन करके हमारा जो तालुका है, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी 40 साल तक काम करते रहे और ज़िले में एक सीनियर लीडर में उनका नाम लिया जाता है। बहुत सारा काम किया है। उनसे प्रेरित होकर और उनकी इच्छा थी कि आपने थोड़ा काम शुरू करें, तो जिला पंचायत से मेरा जिला परिषद मेंबर के रूप में 7 साल आप जिला परिषद में रहे और फिर वहाँ से डायरेक्ट जंप करके लोकसभा में, और वहाँ आप डिंडोरी कंस्टिट्यूएंसी जहाँ 2014 में आप हारे थे, वहीं 2019 में बीजेपी के टिकट पे जीत के आते हैं जी। इसका श्रेय किसको देते हैं? जी, मैं ज़रूर ये बात कहना चाहूँगी कि जब जिला परिषद मेंबर, ZP मेंबर में जब मैं काम कर रही थी, तो ग्रामीण के पूरे गांव तक पहुंचना हो, वहाँ की समस्या का निराकरण करना हो, और वो जो मुझे काम करने का मौका मिला लगातार 7 साल, और उसके बाद मुझे जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब 2019 में मुझे एक मौका मिल गया, और आदरणीय नेतृत्व जिनका हम सभी एक प्रेरणा के रूप में देखते हैं, आदरणीय मोदी जी को, उनके नेतृत्व में ये इलेक्शन का एक मौका मिला और आज सांसद के रूप में काम करते हैं, तो बड़ा गर्व और बड़ा अभिमान महसूस करती हूँ कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। तो क्या आपका मानना होगा कि जब आप मोदी जी के पार्टी में नहीं थे तो आप हारे 2014 में, 2019 में बीजेपी के टिकट पे आए, तो फिर आप जीत के आए? जी ज़रूर ज़रूर। मैं तो वही कहूँगी कि 2014 में भी मैंने इलेक्शन को सामना किया मैंने, लेकिन जहाँ लोगों में एक नेतृत्व के रूप में मोदी जी की तरफ से जो लोगों की अपेक्षाएं थी और लोगों की अपेक्षाएं पूर्ति हो रही है, तो उसी का फिर 2019 में भी एक हमें देखने को मिला लोगों का रिएक्शन। तो मुझे लगा यही बात है कि आज हम। कौन से ऐसे योजनाएं हैं जो आपको लगता है कि सही मायने में आपके डिंडोरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में, डिंडोरी में नासिक और जो आपके रूरल सेगमेंट्स हैं,
उससे फ़ायदा कैसे हुआ है? क्योंकि हम जानते हैं कि आपके यहाँ प्याज हो या फिर ग्रेप्स हो, कृषि ज़्यादा मायने रखता है। जी शाइना जी, मेरा जो क्षेत्र है पूरा एग्रीकल्चर है, कृषि उपज वहाँ पे मेन आते हैं, और आते ही नहीं बल्कि हम दुनिया को एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो गुड क्वालिटी का जो प्याज है, अंगूर है, मक्का है, ये सारा, और वेजिटेबल्स भी है, अनार है, तो ये सारा एक बड़ा पैमाने पे वहाँ पे कृषि उपज है जो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, अच्छा क्वालिटी का भी रहता है। और उससे जुड़े हुए जो भी पॉलिसी डिसीजन है, जो मैंने लगातार लास्ट 2 ईयर से अभी काम करते करते 2 साल में जो भी परेशानियाँ हुई है, तो उस टाइम में मैंने आके मिनिस्टर साहब से मिलके, आदरणीय पीयूष जी गोयल है, आदरणीय दानवे साहब जी है, आदरणीय तोमर जी है, तो उन्होंने जब भी है कुछ इशू आया है सामने कि जो किसानों के हित में काम करना है, तो उन्होंने वो तुरंत किया क्या है। किसानों ने फार्म लॉज और फार्म बिल को समझा है? जी कुछ हद तक मेरे क्षेत्र से हो या नासिक ज़िले में हो या फिर महाराष्ट्र में हो, तो ये इस बिल को लेके पहले ही वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का गवर्नमेंट ने ये कर दिया था परमिशन, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऐसे भी वहाँ पे चालू है। और जो भी आज विधायक जो भी आज लॉ बने हैं, तो आज के तौर पर वो किसानों को मंजूर भी है, उस हिसाब से वो काम चल भी रहा है। महाराष्ट्र में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ना ही विरोध है, और खुश है कि अच्छे से लॉज। पहली बार सांसद बनी और इसके बावजूद आपको एक अवार्ड मिला जहां बेस्ट डेब्यूटांट सांसद, इसके प्रति आपको गर्व होता है या लगता है कि ये लगन और मेहनत का फल है या भाग्य? जी नहीं, मुझे तो बहुत खुशी हुई जब मैंने सुना कि मुझे अवार्ड मिला, और नए एक सांसद के रूप में जब इतनी बड़ी जिम्मेवारी लेके हम यहाँ पे काम करते हैं और जब अवार्ड मिलता है, तो मुझे तो लगता है हर कोई महसूस खुशी करता है। लेकिन अवार्ड मिलने के बाद और एक जिम्मेवारी बढ़ती है कि नहीं, अभी तो अवार्ड, जी अवार्ड मिला है तो अभी और ज़्यादा तेज दौड़ना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। मैं तो मेरे सभी क्षेत्र के लोगों को यही कहती हूँ कि जो भी है, जो भी करना है, तो मैं वो पूरी लगन से, पूरी मेहनत से करूँगी। भारती जी, हमने देखा है कि जहाँ भी महिला सांसद जीती है तो 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख वोट से जीत के आती है, तो ये कहना संभव या सही होगा कि महिला जहाँ जीतती है वहाँ मार्जिन और समर्थन महिला ही देती है? जी ज़रूर, ये बात भी ज़रूर ये महत्वपूर्ण है, और मुझे खुशी है कि इस बार भी 2019 में जो महिला सांसद चुन के आई है, तो वो सबसे ज़्यादा महिला सांसद चुन के आई है। तो मुझे लगता है ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि लोगों ने अभी जो विश्वास है कि महिला अच्छे से काम कर रही है, महिला एक लगन से काम कर रही है, समझ रही है, उनके सवाल उठा के वो खुद काम कर रही है, लड़ रही है, झगड़ रही है। तो मुझे लगता है कि ये एक समाज का जो परिवर्तन है कि जैसे महिलाओं को पुराने टाइम में थोड़ा कुछ ये था, लिमिटेशन था, लेकिन आज वो महिलाएं खुल के आ रही है। अभी पंचायत से लेके मैं काम करती हूँ, तो पंचायत हो, विधायक हो या फिर सांसद में हो, तो एक महिला लोक प्रतिनिधि के रूप में बहुत अच्छा काम कर रही है। भारती पवार के पीछे सपोर्ट सिस्टम कौन है? जी ज़रूर, ये तो मेरी फैमिली का महत्वपूर्ण तो रोल है, क्योंकि हमने ये देखा है कि जहाँ भी महिला आगे आती है राजनीति में, परिवार से कोई राजनीति में है या फिर परिवार में किसी का सपोर्ट रहता है? मेरे बारे में तो ऐसा हुआ कि मैं एज अ डॉक्टर जब मेरी शादी हुई, तो उसके बाद भी मेरे पति श्री प्रवीण जी पवार, उन्होंने हमेशा मुझे प्रोत्साहन दिया है कि आगे की पढ़ाई भी करो। तो मेरा एमडी का भी एडमिशन करवाया मेरे ससुर जी ने, मेरे हस्बैंड ने, तो उनका कहना था कि आप पढ़िए। किया? जी मैंने प्रैक्टिस थोड़ा एज अ रेसिडेंसशिप चल रही थी तो उसमें किया, और आगे पढ़ ही रही थी मैं, और उसके बाद मुझे मौका मिला तो मैं ज़िला परिषद में आ गई। तो मेरे पति का और मेरे ससुर जी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है मेरे पीछे, और आज मेरी माताजी हो या सासू माँ हो, ये सब भी मुझे बहुत हेल्प करते हैं हमेशा। आपके कितने बच्चे हैं भारती जी? मतलब छोटा मेरा बेटा है तो वो 6 महीने का ही था जब मेरे पहले इलेक्शंस लगे, तो उसको तो पता ही है कि ये लगातार आना जाना चलता रहता है।
और बेटी का भी अभी स्कूल तो 10th में है, तो मैं शायद उनको कम टाइम देती हूँ, लेकिन उनको समझता है कि नहीं अभी काम बढ़ गया है और ज़्यादा ये करना पड़ता है। और लेकिन अच्छा भी लगता है कि कभी कभी वो भी हेल्प करते हैं। 2 साल पहले ही वो पूछ रहे थे कि आप लोग वीसी पे क्यों नहीं करते हो मीटिंग्स, और देखो कोरोना में हमने वीसी भी सीख लिया। तो आज की जनरेशन काफ़ी फास्ट है, और जनरेशन आज की जो बच्चे हैं तो वो बहुत आगे जाके सोचते हैं। तो मुझे लगता है उनसे भी मैं बहुत सीखती हूँ और इंस्पिरेशन उनसे भी मिलता है। लेकिन भारती जी, कहीं ना कहीं थोड़ा गिल्ट, अफसोस कि एक माँ जो एक डॉक्टर है और अभी राजनीति में आई है और ज़्यादातर आपको आपके क्षेत्र में प्रवास करना है, ग्रामीण क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, इतना सारा लोड, बोझा, तो कैसे संभालते हैं? नहीं, ऐसे गिल्ट तो नहीं कभी हुआ, क्योंकि परिवार ने हमेशा ही साथ दिया है। और जब मैं क्षेत्र में रहती हूँ और मुझे लगता है कि आज मैं शायद कम टाइम दे रही हूँ, तो मैं अगर पास जाना हो तो बच्चों को कभी कभी साथ भी लेके जाती हूँ, और उन्हें भी सीखना है कि क्या काम है, क्या हम क्या कर रहे हैं, और कुछ उनका भी पार्टिसिपेशन अगर आए इसमें, क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का अगर मतलब हम पहले से ऐसे सीखते जाए तो एक अच्छा इम्पैक्ट होता है। क्योंकि मैं खुद भी मेरे पेरेंट्स के साथ, मेरे माताजी के साथ हम जाते थे गांव में ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ, तो वो आज भी मुझे भाता है कि नहीं, वहाँ वो जनरेशन, उनका काम, उनकी मेहनत, तो ये आज भी मुझे बहुत उपयोगी रहता है। तो मुझे लगता है मैं टाइम का थोड़ा कम लेकिन करती हूँ एडजस्ट। तो टाइम मैनेजमेंट की है? जी, की है। तो आप क्या समझते हैं कि आप जैसे महिला जो शिक्षित हैं, सुरक्षित हैं, आत्मनिर्भर है, एक तरफ आपको सही मायने में राजनीति में आने की ज़रूरत नहीं थी, तो आपका ये जो स्विच है वो समाज सेवा के लिए है, सत्ता के लिए है, या क्या है आपके मन में? जी, सत्ता के लिए तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि जिस कंस्टिट्यूंसी में से मैं आती हूँ तो मेरी एक ट्राइबल कंस्टिट्यूंसी है डिंडोरी, और वहाँ के चैलेंजेस बहुत सारे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने जिला परिषद में काम करते हुए खुद देखा है कि कितने प्रॉब्लम्स है, महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में है, माल न्यूट्रिशन है, पानी पीने का सुरक्षित पानी मिलना हो, तो ये सारी बातें हेल्थ कमेटी में हो या फिर स्टैंडिंग कमेटी में मैंने काम किया जो 7 साल, तो मुझे लगा कि और भी काम बढ़ाना चाहिए। और माननीय मोदी जी ने हमेशा कहा है कि एक सुशिक्षित, मतलब जो पढ़े लिखे हो, जो युवा है, उन्होंने आना चाहिए, उनके प्रोफेशनल्स, उनके ज्ञान का उपयोग यहाँ भी होना चाहिए। क्योंकि जब यहाँ पे लोग आएंगे जो पढ़े लिखे हो, जो उनको पता है क्या इम्प्लीमेंट करना है, जो कि एक पॉलिसी डिसीजन में अच्छे से प्रूव कर सके, तो बहुत सारा अच्छा काम हो पाएगा। और मुझे लगा उनकी ये बात बहुत ही सही है। जब आज हम काम करते हैं तो बहुत चैलेंजेस को देख के हम सोचते हैं, पढ़ते हैं, और उसमें से कैसे रास्ता निकाले जाए। जी, तो ये बहुत हेल्पफुल है। लेकिन जिला परिषद और लोकसभा में अंतर क्या है? जी, बहुत अंतर है। जिला परिषद एक लिमिटेड, मेरे 13 ही गांव थे मानो, और आज मैं सांसद के रूप में 1300 गांव है, तो एक एरिया का बड़ा कितने किलोमीटर का रेडियस है डिंडोरी? मेरा एरिया वैसे तो एक जो बाउंड्री है उसमें से दूसरी बाउंड्री तक अराउंड 350 किलोमीटर्स का है। तो मुझे लगातार वो मेरे 10 तहसील आते हैं मेरे क्षेत्र में। बहुत प्रवास जी, बहुत प्रवास। तो मेरा एक राउंड भी होने को मुझे कम से कम 5-6 दिन लगते हैं, अगर मैं 2-2 तहसील तक का एक इसमें और करूँ। आप बहुत प्रवास करते हैं? मेरा प्रवास बहुत है, मैं घर पे कम रहती हूँ, और प्रवास इसीलिए करना पड़ता है कि जब हम वहाँ पहुँचते हैं, जाते हैं, तो आप तो समझते हैं क्या है। क्योंकि लास्ट टाइम सूखा है तो उस टाइम मीटिंग्स किए, फिर बेमौसम की बारिश हो गई, नुकसान हुआ है खेतों में, पानी की वजह से खेत बर्बाद हो रहे, तो उस टाइम ये सब, जैसा कि एग्रीकल्चर कंस्टिट्यूएंसी है, तो वो सब देखेंगे। वहाँ जाके अगर पंचनामे हुए हैं कि नहीं, वहाँ पे क्या हो रहा है, मदद मिल रही कि नहीं, तो ये सब बातें सिर्फ फ़ोन पे या फिर देखने से नहीं, हमें खुद वहाँ पे पहुँचना ज़रूरी होता है। वक्त आ गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा।
से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। डॉक्टर भारती पवार से बातचीत के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। भारती जी, आपने कहीं बैंकिंग को लेके एक सवाल उठाया पार्लियामेंट में, कहा कि सभी पत्र आते हैं तो अंग्रेजी में, और कृषि क्षेत्र के आपके जो किसान हैं उनको सिर्फ हिंदी या मराठी पढ़ना आता है, तो इसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। क्या इसमें सफलता हुई? जी ज़रूर, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल रहा, जिनकी खुद आदरणीय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने भी, उनका भी कहना था कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब पेपर्स आते हैं बैंक में, कोई भी फॉर्मेट आता है तो वो इंग्लिश में आता है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रही कि या तो ये रीजनल लैंग्वेज, जैसे हमारे यहाँ मराठी है, या फिर हिंदी में हो, ताकि वो पढ़े और क्या है उसके नॉर्म्स क्या है उनको समझे और फिर वो साइन करे। नहीं तो बहुत सारा टाइम उनको पता ही नहीं होता है कि क्या पेपर्स पे वो साइन कर रहे हो, और बाद में पता चलता है कि किसान को ये पता ही नहीं था। तो शायद ये थोड़े छोटे चेंजेस है, लेकिन वो होने की ज़रूरत है। आपके क्षेत्र डिंडोरी में प्याज हो या अंगूर हो या मकई, हमने देखा है कि इरेगुलर वेदर पैटर्न्स और क्लाइमेट चेंज के साथ बहुत नुकसान होता है। एक तरफ आप के पिछले शासनकाल ने जलयुक्त शिवार का अभियान चलाया। कौन से ऐसे अभियान हैं जिससे आपको लगता है किसान को नुकसान नहीं होगा? ये तो सही है कि लगातार एक क्लाइमेटिक कंडीशंस को हम सामना करते हुए किसान कृषि उपज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें प्याज में भी भारी मात्रा में लास्ट ईयर नुकसान हुआ। अंगूर का तो ऐसा हुआ कि लास्ट टाइम हार्वेस्टिंग आ गया और कोरोना का लॉकडाउन शुरू हो गया, उसी टाइम भी थोड़े से वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो गए। और आज भी हम क्षेत्र में घूमते हैं तो आज भी वहाँ पे कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं। लेकिन इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लगातार 5 साल के लिए एक इंसेंटिव जो सब्सिडी रहती है एक्सपोर्ट के लिए, वो दी गई थी। तो उसका ऑटोमेटिकली उसका अच्छा ही लाभ हुआ किसानों को। तो वो 31 दिसंबर तक की थी, और आज हमने फिर से डिमांड की है, रिक्वेस्ट की है कि वो सब्सिडी कंटिन्यू रखे, ताकि किसानों को उसका फ़ायदा मिले। उसका प्रपोज़ल अभी दिया है, वो 1 जनवरी से आने वाला है। उसका अभी फाइनल हुआ नहीं है सब्सिडी, लेकिन वो होने वाला है। एक बात ये हुई। दूसरी बात जो है कि किसान रेल से हो या फिर ट्रेन से कोई भी हो, तो वो कृषि उपज के लिए 50% का सब्सिडी कृषि उपज के लिए दी है। मुझे लगता है ये भी बड़ी मात्रा में किसानों को लाभ है। जैसे आपने कहा कि जलयुक्त शिवार, हमारे मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस, उनके टाइम पे ये अच्छे से इम्प्लीमेंट भी हुई और आज अच्छा एक रिजल्ट भी मिल रहा है कि पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ गई है। और उसके कारण भी कृषि सिंचाई योजना हो या फिर अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिनका किसानों को फायदा मिल रहा है। प्रायोरिटी में कौन से ऐसे 3 चीज़ है जो आप आपके क्षेत्र में करना चाहेंगे तुरंत? प्रायोरिटी में तो मेरा तो यही रहता है कि एमएसपी जो चालू है, तो एमएसपी की खरीद की योजना जो है बहुत अच्छी रही। लास्ट ईयर में हमने मक्का का जो टारगेट था वो 4 टाइम बढ़ा के लिया। आदरणीय दानवे साहब ने और पीयूष जी ने उसमें बहुत ही मदद की हमें। और जैसे वहाँ पे ज़रूरत है, जैसे कृषि उपज आ रहा है, वो सही मात्रा में उसका लाभ मिले। तो एमएसपी का अच्छा सा इम्प्लीमेंटेशन हो। और फिर आपने जैसा कहा कि पानी के बारे में ज़्यादा काम करना ज़रूरी है, तो मेरा लक्ष्य यही रहेगा कि पानी के बारे में ज़्यादा, और आज जल शक्ति मंत्रालय हमारा उस हिसाब में काम भी कर रहा है। आज हमें खुशी है कि जो जल जीवन मिशन है उसमें ज़्यादा काम चालू हुए हैं। आज उसका डीपीआर का नीचे सर्वे हो रहा है, तो शायद इसमें मुझे और काम ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा।
तो भारती जी, आप एक परिवार से आते हैं जहां राजनीति आपके ससुर के समय से आप देखते आ रहे हैं, लेकिन उन महिलाओं के लिए जिनको ये फैमिली सपोर्ट नहीं है, उनके लिए कितना कठिन होता है, और उनके लिए क्या आप 33% आरक्षण के लिए संघर्ष करेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि आप एक महिला हो और फिर राजनीति में कैसा होगा, ऐसे नहीं सोचना है। आपको बस काम करना है, और जब आप काम करते जाते हो लगन के साथ, जो चैलेंजेस है उनको देख के आप सीखते हो और आगे बढ़ते हो, तो मुझे लगता है हर एक जो लोगों का जो सपोर्ट है वो मिलता ही है। नेसेसरी नहीं है कि आप पॉलिटिकल फैमिली से ही आओ। तो मुझे लगता है एक पूरा डिवोटेड काम देखने का नजरिया, मुझे कहने का तात्पर्य, एक डॉक्टर आ रही है राजनीति में, उनको कोई जरूरी नहीं है जी। इस गंदे क्षेत्र में आना, ऐसा एक मानसिकता है, तो वो मानसिकता को कैसे बदलेंगे? नहीं, लेकिन यहाँ पे आते हैं, काम करते हैं, तो मुझे तो मतलब हमें खुद को तो अच्छा लगता है कि हम सोशल लाइफ में और ज़्यादा काम कर रहे हैं। ऐसे ही डॉक्टर का सोशल लाइफ से ही अटैचमेंट रहता है, और यहाँ पे भी एज अ डॉक्टर वहाँ पे एक लिमिटेड रहता है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे फील्ड में काम करने का मौका मिलता है। तो मुझे लगता है अच्छा काम करो तो लोग कभी सोचते नहीं हैं कि आप कहाँ से आए हो, या फिर आप एक महिला हो, या फिर आपको आरक्षण है इसीलिए आप आ रहे हो, ये नहीं मैटर करता है। जैसे एक बच्चा जब मेरिट से, खुद मेहनत करके मेरिट से उसका एडमिशन होता है, तो वो ज़्यादा उसको अच्छा लगता है। तो मुझे भी वैसे ही लगता है कि काम करो, काम इतना करो कि लोगों ने बोलना चाहिए कि हाँ ये काम कर रहे हैं, और उस हिसाब से हमें मौका मिलता है। मुझे लगता है लेकिन लोग हर बार काम करने से मौका नहीं मिलता है, और टैलेंट दिखाने के लिए आपको एक मौका की आवश्यकता भी है जी। तो उस परिप्रेक्ष्य में जब आप देखें, आज 17th लोकसभा में हमारे पास 78 महिला है सांसद लोकसभा में। अब आप ये नंबर को देखें तो पिछले 2014 से अभी 2019 11 से 14% हुआ है, लेकिन अभी भी मंजिल बहुत कठिन है। जी, मंजिल बहुत कठिन है, और हम जैसा कहे कि और नंबर ज़्यादा आने चाहिए महिलाओं के, ताकि एक और अच्छा ये मिले कि महिलाएं इसमें भी कामयाब रही है, जो कि आज सांसद के मतलब सांसद के रूप में यहाँ तक पहुँचना और काम से हमारे लोगों को एक विश्वास दिलाना, ये सही में एक बड़ा चैलेंज है। और मैं मानती हूँ कि भविष्य में ज़रूर ये नंबर्स और बढ़ेंगे ही, और मुझे नहीं लगता है कि कोई इसमें और ये लेना चाहिए कि नहीं महिला है तो ये होना नहीं। जो ज़रूर आप काम करते हो तो आपको वो मौका मिलता ही है। आज बहुत अच्छी लड़कियां हैं जो हमारी कि बहुत आगे आके काम कर रही है। सोशल लाइफ में भी आज कॉलेज की लड़कियां बहुत इन्वॉल्व कर रही है, और मैं तो कहूँगी कि हमारा तो इतिहास रहा है महाराष्ट्र का भी, और ऐसे ही कि जैसे राजमाता जिजाऊ का है, अहिल्या देवी होलकर जी का है, झांसी की रानी हो, सावित्रीबाई फुले जी हो, रमाबाई अंबेडकर जी, तो मतलब ये जो इतिहास है, और अंतराल में जाने वाली हमारी कल्पना जी चावला हो, तो मुझे लगता तो है आपको प्रेरणा मिलती है सावित्रीबाई फुले जी से? ज़रूर, मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। और उन्होंने अगर उस टाइम एक रेवोल्यूशन नहीं किया होता, क्रांति नहीं उन्होंने तो बहुत झेला है हमारे लिए। जी, आपके हॉबीज क्या हैं? हॉबीज वैसे तो अभी ज़्यादा कुछ टाइम तो नहीं मिलता है, लेकिन जब समय कॉलेज के टाइम में तो एज अ डॉक्टर तो पढ़ाई थी, लेकिन रीडिंग का ये था मुझे पहले। म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, और ट्रैवलिंग। अच्छा, स्वाभाविक रूप से एक महिला नेत्री जो है इंट्रिंसिकली वो ज़्यादा मेहनती है, कॉन्शियंशियस है कि आपने मुझे कुछ काम दिया तो मुझे करके ख़त्म करना है, सिंसियर करना है। तो ऐसे कौन से आपके 2 या 3 क्वालिटीज़ हैं जो आपको लगता है आपको आगे लेके आए हैं? शायद मुझे लगता है कि जैसे कि मेरे ससुर जी थे कि बहुत काम करो, बस उनका यही था कि आप लोगों तक पहुँचो और उनका सुनो और काम करो उस हिसाब से। तो मुझे लगता है एक सिंसियरिटी एंड हार्ड वर्क एंड द टाइम मैनेजमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं कहूँगी कि आगे आना ये नहीं, लेकिन लाइफ को हर एक को जिस आज जो भी फेस करते हैं आज की पीढ़ी हो,
तो उनको ये सब करना ज़रूरी भी है। अंत में जो दर्शक डीडी किसान पे आज ये कार्यक्रम देख रहे हैं और ख़ास तौर से डिंडोरी से, आपको उनके लिए क्या संदेश हैं, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और आपके क्षेत्र के सभी वोटर्स के लिए? मुझे तो पहली बार तो मैं धन्यवाद कहूँगी कि उनके आशीर्वाद से मैं जीत के आई हूँ, यहाँ तक पहुँची हूँ 2 लाख वोट से। जी, और जो अपेक्षाएं उन्होंने रखी है, जो विश्वास दिलाया है, तो ज़रूर मैं मेरे पूरे कार्यकाल में तो बहुत काम मेहनत करने वाली हूँ। और एक बेटी की तरह मुझे, एक बहन की तरह मुझे उन्होंने हमेशा प्यार दिया है। बहुत बहुत अच्छा लगता है जब क्षेत्र में घूमती हूँ तो सब ऐसे जैसे कि मैं एक बेटी हूँ, एक बहन हूँ, तो एक अलग सा नाता, एक अलग सा हमारे क्षेत्र के लोगों से मैं जुड़ गई हूँ। तो मुझे लगता है ये शायद राजनीति, अपार्ट फ्रॉम राजनीति, मुझे ये एक मेरा सौभाग्य है कि मुझे इतना अच्छा लोगों का एक ये समर्थन और समर्थन मिल रहा है। तो मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी होता है एक महिला के लिए कि मेरे पीछे मेरे परिवार तो है, लेकिन ये सब समाज भी है कि मैं आज काम कर रही हूँ तो मुझे सपोर्ट करे। और अच्छा लगता है जब ऐसे समर्थन मिलता है तो और ऊर्जा मिलती है, और उसी ऊर्जा से हम बहुत बहुत काम करते हैं। तो ये थी आपकी महिला सांसद डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, जिनकी कहानी आज महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। आज के शो में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और महिला सांसद से और जानेंगे उनकी संघर्षों की कहानी। मुझे अनुमति दे। नमस्कार।